नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। आज हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार। चूंकि आप जानते हैं कि भारत के पार्लियामेंट यानी कि भारत के संसद में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्यसभा हो, इनके जो सदस्य होते हैं उनके पास कुछ विशेष जो अधिकार बताए गए हैं, उन्हीं को हम लोग संसदीय विशेषाधिकार के रूप में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के रूप में जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बात आपको बताया कि संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ यही है कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों, उनके सदस्यों और उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों, उन मुक्तियों यानी कि कुछ छूट, और इसी को संदर्भित करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के योग्य है। ऐसा नहीं है कि यह विशेषाधिकार सभी लोगों के पास है, नहीं। यह सिर्फ उस सदन की सदस्य एवं समिति में भाग लेने वाले एवं अन्य प्रकार के जो भी उस समितियों में भाग ले रहे हैं, उनके पास यह विशेषाधिकार होता है, जो कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। अगर संवैधानिक रूप से बात किया जाए तो अनुच्छेद 105 के बारे में, अनुच्छेद आर्टिकल 105 में आप देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों के अधिकार की बात किया गया है। यह आपको हमने बताया दोनों सदनों को, सभी सांसदों को, संसद की सभी समितियों को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, क्योंकि मंत्री तभी है जब वह संसद का सदस्य है। इसके साथ साथ भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो भी सदन में अपनी बात रखते हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार पाने के पात्र वो भी हैं। ये बात आप जान रहे हैं। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए, वह यह है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि वो संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह जो विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि यह कहा जाए कि संसदीय विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। असल में इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की विधायी प्रणाली, विधायी यानी कि विधि बनाने की जो एक प्रारूप है, विधि बनाने का जो एक सिस्टम है, तो देश की विधायी प्रणाली बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप या धमकी के सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करे। इनकी आवश्यकताओं को इस प्रकार, जैसे संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्ति या निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आपको हमने बताया
कि संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों, निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना यानी बनाए रखना। संसद के सदनों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखना, और संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के संसदीय दायित्व, यही जो दायित्व है उनको भी बनाए रखना। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण। देखिए, भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन दो श्रेणी है? पहला है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकारें, उन्मुक्तियां और छूटों को बताता है। जैसे जो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है। आप देखेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दूं। व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार, देखिए, ऐसे जो व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार हैं, इन्हें संसद के सत्र के दौरान, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद, सबसे पहली बात, व्यक्तिगत विशेषाधिकार में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार का पहला पॉइंट है। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है, कि सदन के शुरू होने 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिर्फ सिविल मामलों में ये गिरफ्तारी से छूट है। आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी, व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार, उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात मैंने जो बोला कि यह संसद में बोलने के लिए स्वतंत्र है, और संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात को आप न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं मानेंगे। एक बात देखिए, नोटिस करने की जरूरत है, यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन है। ऐसा नहीं है कि आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, आप संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, उन्हें जूरी सेवा से छूट प्रदान की गई है। वे संसद सत्र में होने पर किसी न्यायालय में लंबित मामलों में गवाही देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। यह जो है व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार है। अब बात आता है सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार का। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए, संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही, एक सामूहिक विशेषाधिकार की मैं बात कर रहा हूं, संसद को, पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है, और साथ ही दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।
जो पार्लियामेंट है उसे अपनी कार्यवाही, जो सदन में कार्यवाही हुई है, उसे प्रकाशित करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे को इस जो प्रकाशित कर रहा है उसे रोकने का भी अधिकार है। ठीक ठीक। हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया है। ठीक है, लेकिन यह सदन की किसी गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है कि अगर सदन की कोई गुप्त बैठक चल रहा है, उस मीटिंग में ऐसा नहीं लागू होता है। यह कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकता है और गुप्त बैठक कर सकते हैं। ठीक, यह सामूहिक विशेषाधिकार है कि अपने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के दौरान आप किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार यह जो सामूहिक विशेषाधिकार का मामला है कि प्रकाशित करने से रोकने का, यह अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकते हैं। यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसकी अवमानना के लिए सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित कर सकते हैं। खैर, आप देखेंगे कि ये सारे अधिकार सबके पास हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हों, सदस्य हों। ठीक है, आपको मैंने बताया शुरू में ही। तो यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसके अवमानना के लिए सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास और रिहाई की सूचना तत्काल प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में भी तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच प्रारंभ कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकते हैं और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं सामूहिक विशेषाधिकार के तहत, अगर ऐसे मामले हो। न्यायालय किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित है। सामूहिक विशेषाधिकार में यह भी बात आता है कि जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, वह किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित है। ठीक, अब एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना। विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना। देखिए, हालांकि विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना वाक्यांशों का सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर भी है। ठीक है, जैसे जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है, जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उसका हनन करता है, तो ऐसे अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय होता है। यह बात आप जानते हैं। जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के विशेषाधिकार का, छूट का उल्लंघन करता है, तो आप जानते हैं कि दंडनीय है। अब सदन की अवमानना क्या है? देखिए, संसद सदन उसके सदस्य या उसके अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य संसद सदन की जो पूरी कार्य प्रणाली है, उस पूरी प्रणाली में या उसके किसी सदस्य, संसद के समिति हो, ठीक है, या उसके सदस्य हो, पूरी कार्य प्रणाली में या उसके अधिकारी के, वहां के जो अधिकारी हैं, अभी तो
विशेषाधिकार का उल्लंघन स्वयं व्यक्ति कर रहा था या अधिकारी कर रहे थे या सामूहिक रूप से कोई सदस्य कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसके सदन का ही मामला है, किसी अधिकारी का, किसी सदस्य के कार्यों के निष्पादन में, जिस कार्य के लिए जिम्मेदार है, में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य, ऐसा कोई कार्य है जिसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की गरिमा, अधिकार और सम्मान के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न करने की हो, तो उसे सदन की अवमानना माना जाता है। ठीक है, उसे सदन की अवमानना माना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सदन की अवमानना के लिए भी आप जान रहे हैं कि दंडित किया जा सकता है, विशेषाधिकार के संदर्भ में भी दंडित करने का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, 13 विशेषाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास